नमस्कार, मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आजकल सभी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एसबीआई ने जो डेटा दिया है इलेक्शन कमीशन को, वो बिना मैच किए, यानी कि जिस जो खरीदार है और वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको उसने डोनेट किया है, ये डेटा उसका मैचिंग एसबीआई करके नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन को, यानी कि उसका मिलान नहीं हो पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हमें डेटा तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो मैचिंग नहीं होगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसको कितना डोनेट किया और किस पॉलिटिकल पार्टी को गया। वो समस्या के बारे में सब कह रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे इस समस्या के सल्यूशन यानी समाधान के बारे में बात करूंगी। समाधान बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। बस बात यह है कि उसको समझने की जरूरत है। उसको समझने के लिए मैं अपने बचपन की एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, एक घटना सुनाऊंगी। मैं मेरे दो बड़े भाई हैं, मैं एक छोटी मतलब अकेली एक बहन हूँ और काफी छोटी हूँ दोनों से। तो मेरे फादर ने एक दिन मेरे सेकंड भाई को चॉकलेट्स दिए। उस समय हम ज्यादा उम्र नहीं होगी हमारी, तो उन्होंने चॉकलेट्स दिए उन्हें, जिसमें से 6 चॉकलेट्स इंपोर्टेड थे और 6 देसी थे। सबको पता है इंपोर्टेड चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। मैं 90s की बात कर रही हूँ। तो सबको चाहिए था कि इंपोर्टेड चॉकलेट्स खाने। तो मेरे सेकंड ब्रदर को उन्होंने दिया कि जाकर 2 इंपोर्टेड चॉकलेट और 2 देसी चॉकलेट बड़े भाई और मुझ में बांट दे। तो मेरे सेकंड ब्रदर को ऑफ कोर्स उसको सारे इंपोर्टेड चॉकलेट्स खाने थे, तो उसने क्या किया कि हमें चॉकलेट्स तो जरूर दिए। तो जैसे अगर उन्होंने 6 चॉकलेट्स दिए तो हमारे हिस्से में आते थे 4 4 चॉकलेट्स आते, 2 इंपोर्टेड और 2 देसी। अब क्या हुआ, मेरे सेकंड ब्रदर ने क्या किया, उसने 3 देसी चॉकलेट दिए और 1 इंपोर्टेड चॉकलेट मेरे बड़े भाई को दिया। वही 3 देसी चॉकलेट और 1 इंपोर्टेड चॉकलेट मुझे दिया। तो हमें 4 4 चॉकलेट्स तो मिल गए, लेकिन जो सेकंड ब्रदर है उसने चारों इंपोर्टेड चॉकलेट्स रख लिए। तो मैं अपने फादर को कहा कि मुझे तो और चाहिए इंपोर्टेड चॉकलेट, आपने सिर्फ एक ही दिए, और लाने चाहिए थे आपको। तो पापा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो 2 दिए थे। तो मैंने कहा नहीं, ये देखिए मैंने पॉकेट से निकाला, 3 देसी चॉकलेट थे, 1 इंपोर्टेड चॉकलेट था। और मैंने कहा इतना ही बड़े भैया को भी मिला है। तो फिर बड़े भाई ने भी निकाल के दे दिया कि देखिए इतना ही मिला है। तो जब ये चीज सामने आई तो पापा ने फिर मेरे छोटे भाई सेकंड ब्रदर से पूछा कि तुमने इतने चॉकलेट्स दिए, तुम निकालो सारे चॉकलेट्स। वो निकालने को राजी नहीं, लेकिन जब हमने सामने चॉकलेट्स रख दिए, 4 चॉकलेट्स जिसमें से 3 देसी और 1 इंपोर्टेड था, तो बात एकदम क्लियर हो गई कि हाँ, इन दोनों को तो इतने ही मिले हैं और सेकंड ब्रदर ने बाकी के इंपोर्टेड चॉकलेट्स रख लिए। अब इससे आपको क्या समझ आया? मेरे सेकंड ब्रदर ने बताने या छुपाने की कोशिश की पूरी, कि नहीं मैंने तो सही 4 ही चॉकलेट्स दिए थे, लेकिन ये गलत वो कह रहे हैं। लेकिन जब हमने अपना जो भी चॉकलेट था सामने रखा, तो उससे क्लियर हो गया कि इसमें से एक ही इंपोर्टेड चॉकलेट था, बाकी देसी दिए थे उसने। तो इंफॉर्मेशन जो पापा से मैंने शेयर किया, वो जब मैंने एविडेंस के तौर पे उन्हें दिखाया, तो क्लैरिटी आ गई। अब पापा को भी पूरा क्लियर हो गया कि इंपोर्टेड चॉकलेट्स तो इसी ने रखे हैं सारे। यही बात मैं समझाने की कोशिश की कि यही सोल्यूशन है। हम ये जरूर कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतना मिला, अलग अलग पार्टीज को मिला, सिर्फ रूलिंग पार्टी को नहीं मिला है, ऑपोजिशन को भी मिला है, उनके पास भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स गए हैं। अब जब ये डेटा पब्लिक में आ जाएगा कि ये परचेजर हैं, ये कॉर्पोरेट घराना है या जो इंडिविजुअल है, इन्होंने चंदा दिया है। अब उन्होंने चंदा दिया किस पॉलिटिकल पार्टी को, ये भले ही हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टी अपने डोनर्स का नाम पब्लिक करती है इलेक्शन कमीशन के डेटा के बाद, तब हमारे लिए ये काफी आसान हो जाएगा पता करना कि हाँ, कितना गया है रूलिंग पार्टी के पास और कितना गया है बाकी अन्य पार्टीज के पास। क्योंकि आप तो जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमेशा से ऑपोजिशन इस मुद्दे को उठाती आई है। अब हम फिगर्स की बात करें कि कितना डेटा किसके पास गया, जस्ट आपको थोड़ा विजुअली इसको अच्छे से आपके जहन में आ जाए, इसके लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि एक पेपर में मैंने लिखा है ताकि आपको नंबर्स रजिस्टर हो जाए। टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड जो बिके हैं वो है 11,000
11,986 प्लस करोड़ रुपीस, इतने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं अभी पिछले 6 सालों में। उसमें से बीजेपी के पास कितना इलेक्टोरल बॉन्ड गया है, उसमें से बीजेपी को 6,566 प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड्स गए हैं, जो कि 54% ऑफ द एंटायर बॉन्ड सोल्ड। तो हमें पता है कि ऑपोजिशन बार बार ये कह रही कि बीजेपी ये डोनेशन किससे मिला, ये छुपाने की कोशिश कर रही है। 54% उनके पास क्या है, जो कि 50% से ज्यादा, ऑफकोर्स आधा से ज्यादा डोनेशन उनको इसके जरिए मिला है। ठीक है, चलिए आप ये कह रहे कि ये डेटा हमें नहीं मिल सकता, फिलहाल नहीं पता चल सकता इसका कि क्या है। लेकिन कांग्रेस के पास जो सेकंड हाईएस्ट है, उनके पास गया है 1123 प्लस करोड़, 9.3%। थर्ड पोजीशन में है टीएमसी की पार्टी एआईटीसी, 1900 प्लस करोड़, 9% ऑफ द एंटायर सोल्ड। उसके बाद आता है इसके बाद आता है भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, 912 प्लस करोड़, विच इज 7.6% ऑफ द एंटायर बॉन्ड सोल्ड। उसके बाद है बीजेडी, 774 प्लस करोड़, 6% ऑफ द बॉन्ड सोल्ड। फिर डीएमके 616 प्लस करोड़, विच इज 5%। इसके बाद और भी डेटा है इसके बाद अगर मैं थोड़ा आपको संक्षेप में बता दूं, इसके बाद जो फिगर्स आते हैं उसमें भी आप अगर हम नीचे जाते जाएं तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है चंदा। अब अगर ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज है जिनके पास गया है इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के रूप में, अगर ये डेटा पब्लिक कर दे कि उनको किस कॉर्पोरेट से या किस इंडिविजुअल से मिला है चंदा, तो हमारे लिए इतना तो आसान हो जाएगा कि इतने परसेंटेज ऑफ डेटा ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्ड डेटा जो है उसको हम साइड कर सकेंगे कि हाँ चलिए हमें इतना तो नहीं पता 54% रूलिंग पार्टी का, लेकिन अगर उसमें से हम ऑपोजिशन पार्टी जितनी भी पार्टीज हैं सब अपना डेटा बाहर पब्लिक कर दें, तो बहुत आसानी होगी ये जानने में कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉर्पोरेट ने चंदा दिया है। ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में बैठी हुई, वो भी इस पे सोच विचार कर रही होंगी। आज तक उन्होंने ये डेटा पब्लिक इसलिए नहीं किया क्योंकि एज पर द लॉ उनका इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स का नाम एनोनिमस रखना था, वो समझ में आता था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जब इस डेटा को पब्लिक कर देगी, उसके बाद तो इसको पब्लिक करने में किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले इतने दिनों में बोला है, कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। उसके बाद टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि वी रिस्पेक्ट the judiciary, we welcome its decision, one party will not sleep well for the next few days, you all know who they are। फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को करप्शन बॉन्ड की तरह बताया है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की अतिशी ने जो लीडर है उन्होंने कहा है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन फंडिंग। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को वेलकम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अदरवाइज दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इट वाज नॉट नोन व्हिच पर्सन वाज गिविंग फंड टू व्हिच पार्टी। तो ऑपोजिशन पार्टीज में ये सारी पार्टीज ऑलरेडी खुलकर बाहर आ चुकी हैं और इस मुद्दे पे बार बार कह रही हैं कि ये करप्ट बॉन्ड है, इसके थ्रू क्विड प्रो को हमें पता होना चाहिए, इलेक्शन फंडिंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो ये मुद्दे पे जब ये इतना कह चुके हैं तो ये एक बहुत ही सामान्य सा सॉल्यूशन है कि आप पहल करें अपने डेटा के साथ और हमें बताइए कि आपको किसने चंदा दिया है। एक चीज मैं और बता दूं अपने व्यूअर्स को कि एसबीआई ने जो डेटा इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया है वो एक दो डिफरेंट साइलों में है, यानी कि दो डिफरेंट कंपार्टमेंट में है। एक में उन्होंने ये बताया है कि
खरीदार कौन है इलेक्टोरल बॉन्ड का, कितने तारीख को उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और कितने अमाउंट का खरीदा, यानी कितने डिनोमिनेशन का, जो कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, किसी अमाउंट का भी हो सकता है। और दूसरा जो डेटा उन्होंने शेयर किया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने रिडीम करा है, कितनी तारीख को कराया है ये रिडीम, और कितने का वो इलेक्टोरल बॉन्ड था। तो ये जो दो डेटा है, ये अलग अलग डेटा मिलेंगे। अब एक ही तरीका, एक ही कनेक्शन जो इन दो डेटा के बीच हो सकता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी सिर्फ 15 दिनों तक होती है, यानी कि अगर आपने 1 मार्च को उसको खरीदा है तो 15 मार्च के अंदर अंदर उसको रिडीम करवाना होगा बैंक में जाकर पॉलिटिकल पार्टी को। अगर वो नहीं करती है तो उसका पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो ये 1 तारीख से 15 तारीख तक का ही समय है जिसमें ये खरीदा और रिडीम किया जा सकता है। तो अब इस तारीख के बेसिस पे हम डेटा अलग अलग कर सकते हैं कि इतने तारीख को अगर ये बिका है तो इतने में वो रिडीम हुआ होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड डिफरेंट फेजेस में बिके थे, यानी कि ये एक साथ 12 महीने नहीं बिका था, ये बिका था डिफरेंट फेजेस में। यानी कि एक पर्टिकुलर फेज में जब ये बिकना शुरू हुआ तो एसबीआई अपनी वेबसाइट पे डाल देती थी कि इतने तारीख से इतने तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड बिकेगा, जिसको खरीदना है वो आकर खरीद सकते हैं। और वो पीरियड हो सकता है 15 या 20 दिन का हो सकता है, वो डिसाइड करती थी। तो ये फेज वाइज डेटा मिलता है कि नहीं ये हमें नहीं पता। ये जो एसबीआई ने डेटा शेयर किया है उसमें उन्होंने फेजेस मेंशन किए हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता। अगर उन्होंने किए हैं तो उससे काफी आसानी होगी ये पता करने में कि कब कितना किसने खरीदा और कब ये रिडीम हुआ। लेकिन इस पूरे डेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना होगा, इसके अलावा कि कौन खरीदार है, तारीख। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो ही एक सूत्र रहेगा हमारे लिए उसको कनेक्ट करने के लिए। अब मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है और काफी सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी बोला है इस बारे में कि इसमें एक यूनिक हिडन नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक यूनिक हिडन नंबर। वो नंबर एसबीआई रिकॉर्ड करती है और वो उन्होंने अपने आरटीआई के जवाब में भी कहा है कि वो ऑडिट ट्रेल के लिए है। तो अगर वो यूनिक नंबर भी वो दे देते हैं कि हाँ ये परचेजर ने इस यूनिक नंबर से का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, और यही यूनिक नंबर वो दूसरे डेटा के साथ भी दे देते जो कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ कि हाँ इस पॉलिटिकल पार्टी ने इस यूनिक नंबर से उसको रिडीम कराया, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसको कनेक्ट करना, क्योंकि सीरियल नंबर ही एक तरीका है जिससे इसको मैच किया जा सकता है। और इतना तो मैंने पहले भी कहा है, फिर से रिपीट कर रही हूं कि ये सीरियल नंबर एक सिक्योरिटी फीचर था, और ये सीरियल नंबर जब खरीदा जाता है तब एसबीआई रिकॉर्ड करती है, जब उसे रिडीम किया जाता है तब उसे चेक करती है कि ये सीरियल नंबर मौजूद है कि नहीं इसमें, क्योंकि नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड जेन्युइन है। तो दोनों ही समय जब बेच रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर जरूर एसबीआई उसे नोट करती होगी। तो ये वीडियो से आपको एटलीस्ट मैं ये तो आपको समझा पाई होंगी कि हाँ सिर्फ जर्नलिस्ट जैसे मेरे या और खोजी पत्रकार हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है एनालिसिस करने की और इस डेटा पे काम करने के लिए, इसमें हम तो काम करेंगे ही, ये हमारा काम है और हम करेंगे। इसके साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर बार बार कहती आई है, उसको अपोज करती आई है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना डेटा जिनके जरिए उनको इलेक्टोरल बॉन्ड मिला वो पब्लिक कर दें, और वो जब पब्लिक करेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज प्लीज मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, अपने सुझाव लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपको और क्या जानना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, क्या किस तरह के इश्यूज आपके दिमाग में आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड की जिसपे आपको और समझ की जरूरत हो, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, इसके कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दूंगी या तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट by subscribing to my channel. शुक्रिया।